Hello students, welcome on day 9. We have completed 4 videos each for physical and organic chemistry and now we are taking inorganic chemistry. Actually we are starting inorganic chemistry. तो स्टार्ट में हम पीरियोडिक टेबल को ले रहे हैं और एस ब्लॉक को ले रहे हैं. तो अभी 4 वीडियो जो होंगे वो पीरियोडिक टेबल और एस ब्लॉक पर बेस्ड होंगे और इसमें अपने को थोड़ा और ज्यादा कंटेंट को अच्छे से ध्यान से देखना होता है क्योंकि इनमें कुछ चीजें याद करने की भी आ जाती है. ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के वीडियोज हैं प्लस एक एस ब्लॉक का है. पहले 4 वीडियोज आएंगे, देन फिर अपन फिर 4 वीडियोज के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में जाएंगे, देन ऑर्गेनिक, देन फिर इनऑर्गेनिक. ये सिस्टम हम कैरी करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है जिससे कि सारी केमिस्ट्री हमारी रनिंग में है बिल्कुल अच्छे से और आप टेस्ट भी बहुत स्टैंडर्ड से बना सकेंगे क्योंकि फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों होती है. तो फिर टेस्ट को अपन इस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कि उसमें एक बेसिक सब कुछ आ जाता है और पेपर जो होता है वो बैलेंस्ड होता है. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल. पीरियोडिक टेबल देखिए, इनिशियली ये सब आपका पढ़ा हुआ होता है इसलिए मैं आपको बस जस्ट नाम बताऊंगा. प्राउड ने स्टार्ट किया था कि व्हाई वी नीड पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले तो यही क्वेश्चन था, जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए उनका नंबर बढ़ता गया तो उनकी जो स्टडी थी, उनका जो प्रॉपर्टीज का स्टडी थी वो थोड़ा डिफिकल्ट होता गया. ठीक है, तो उनको क्लासिफाई करने की रिक्वायरमेंट हुई. जैसे एक ग्रुप में बांट दिया तो 6 एलिमेंट्स आ गए तो उनकी 6 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी ना, तो उनको स्टडी करना आसान हो गया. तो क्लासिफाई करने के लिए पीरियोडिक टेबल बनाई गई. सबसे पहले स्टार्ट हुए प्राउड ने बनाया था. आफ्टर दैट डॉब्रिनर ने ट्रायड बनाए थे, सब जानते हैं आप लोग. ठीक है, तो डॉब्रिनर ट्रायड्स आए थे जिनमें सेंट्रल एटम का मॉलिक्यूलर मास दोनों कॉर्नर एटम्स के मॉलिक्यूलर मासेस का क्या था, एवरेज था और इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया था एटॉमिक मास के. तो आपको सब पता है, इसमें कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है. बाद में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, म्यूजिक का जो था सारे गामा उस तरह से. तो 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट से क्या करती थी, मैच करती थी. बस इसमें भी क्या था कि ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था, 20 यानी कैल्शियम तक एप्लीकेबल था. ठीक है, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या हो गया, जैसे ही नोबल गैसेज डिस्कवर हुई इसका भी औचित्य खत्म हो गया. ठीक है, आफ्टर दैट लॉथर मेयर्स ने एक कर्व बनाया. एक कर्व देखा था ना आपने, इस तरह कर्व बनाया जिसमें टॉप पे क्या आते हैं, एल्कली मेटल्स आते हैं, कोई बीच में आता है, कोई टॉप नीचे आता है एज पर देयर प्रॉपर्टीज, बट सारे एलिमेंट उसके अकॉर्डिंग भी नहीं आते थे. तो फिर लॉथर मेयर का कर्व भी क्या हो गया, हटा दिया गया. और फाइनली जो टेबल बनाई गई थी वो किसकी मानी जाती है, मेंडलीव की मानी जाती है. तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बोलते हैं. फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज नोन एज मेंडलीव. ठीक है, तो मेंडलीव फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ये इनका पूरा नाम है. पीरियोडिक टेबल में क्या करा उन्होंने, ये इस पीरियोडिक लॉ पे बेस्ड थी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. उन्होंने किसको लिया था, एटॉमिक मासेस को. पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है जब भी हम एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो आफ्टर सर्टेन गैप सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का रिपीटेशन होगा. कहने का मतलब ये हुआ एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम होगी. ये मेंडलीफ ने बताया था और इस पे बेस्ड उन्होंने एक टेबल डिजाइन की. और वो टेबल जो उन्होंने बनाई उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक थे, लेकिन पहले टेबल बनाई गई उसमें क्या था, 7 पीरियड थे और 8 क्या थे, ग्रुप्स. आजकल इसके अंदर क्या करते हैं, 0 ग्रुप की डिस्कवरी को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ लेते हैं. तो एक 0 ग्रुप, क्योंकि तब तक भी नोबल गैसेस का वो नहीं हुआ था, तो फिर हम उसको भी इन्वॉल्व करके आज के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं. उन्होंने इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने जो बताई, इनमें मेन चीज जो बताई, फिर ड्रॉबैक पे तो आते हैं, बुराई करने से पहले कुछ उनकी अच्छी बातें सुने. ठीक है, तो ये बताया गया था. एक इन्होंने पूरा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को वेटेज दिया था, तो उससे काफी बैलेंस टेबल थी. आज भी जो मोजले ने जो मॉडिफाई की है वो मेनली मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ही है, लेकिन उसमें बस वो जो चेंज हुए वो थ्योरेटिकली उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. उसको एटॉमिक मासेस को एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट करके उन्होंने उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया. बाकी मेंडलीव ने रखा बहुत सही था. मेंडलीव ने जहां भी एटॉमिक मास में 2 से 3 का से ज्यादा का डिफरेंस जहां भी लगा उन्हें, तो उन्होंने बीच में कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी. तो 3 एलिमेंट कभी कभार पूछे जाते हैं जो उन्होंने नाम रखे थे, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकन. और एक और चलता है एका मैग्नीज. ये हमारे काम का क्या है, हमारे काम का ये कि आज कई बार पहले जैसे रीजनल एग्जाम में पूछ लिया जाता था कि एका बोरॉन आज कौन है, एका सिलिकन आज कौन है. तो उसके लिए आप याद कर सकते हो, एका बोरॉन जो है
इसका नाम है आज के रेस्पेक्ट में स्कैंडियम, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसमें इसका नाम क्या है, स्कैंडियम। और एका एल्यूमिनियम जो है वो क्या है, गैलियम। एका सिलिकॉन जो है वो है जर्मेनियम। और एका मैग्नीज जो है वो है टेक्नीशियम, जो 43 एटॉमिक नंबर होता है, ये मैन मेड है। ठीक है, ये तो आपको ये चार आपको याद कर लेना है कि किस तरह से होता है। तो मेंडलीफ ने एक तो काम ये किया था, और एक कुछ एटम्स के या कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का उन्होंने करेक्ट किया बेसिकली। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले कितना नॉन था, जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल में रखा तो 13.5 यानी +3 वैलेंसी का माना जाता था बेरिलियम को, तो उसका 4.5 इक्विवेलेंट मास होता है इनटू 3, 13.5 एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जब उन्होंने उसको रखा तो उसकी वो उस ग्रुप में आया जिससे उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती थी। तो बाद में क्या करा गया, मेंडलीफ ने चेंज किया, मेंडलीफ ने उसको सेकंड पीरियड में रखा। उन्होंने बताया कि बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं होती, कितनी होती, 2, तो 4.5 इंटू 2, तो अब उसका एटॉमिक मास कितना माना जाता है, 9। और जब उसको उसके अकॉर्डिंग रखा गया तो एल्कली मेटल से, एल्कलाइन अर्थ मेटल से उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सारी मैच करती है। ठीक है, तो ये तो कुछ अच्छी बातें थी। बाद में देखिए ड्रॉबैक क्या है कि पीरियोडिक टेबल की क्या क्या लिमिटेशंस हैं। तो फर्स्ट देखिए, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है, आज भी फिक्स नहीं है। ठीक है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट के बारे में उन्होंने ये नहीं बताया था कि थर्ड ग्रुप में कौन से में, ए में है या बी में। तो बाद में आज के रेस्पेक्ट में अपन कहते हैं कि थर्ड बी में है, और अब उसको थर्ड ग्रुप बोल दिया गया है। ए और बी को मिक्स करने से तो एकदम ही सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई है। ठीक है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट आर केप्ट आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल, वो आज भी रखा गया है ताकि पीरियोडिक टेबल अनयूजुअली बहुत लंबी नहीं हो जाए, इसलिए रखा गया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आइसोटॉप्स आर केप्ट टुगेदर व्हाइल देयर मासेस आर डिफरेंट। जैसे कार्बन को उन्होंने क्या करा, कार्बन ही बोला, लेकिन कार्बन के अंदर 2 आइसोटॉप है, मान लो कार्बन 12 और एक है कार्बन 14, तो मासेस तो अलग है। और जब ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी गई है, तो आइसोटॉप शुड बी केप्ट सेपरेटली, बट उन्होंने साथ में रखा था। बात उनकी सही थी बिल्कुल, आज भी साथ ही रखे गए हैं, लेकिन आज बेस बदल दिया गया है। आज एटॉमिक मास की जगह क्या ले लिया गया है, एटॉमिक नंबर। राइट, एक ये याद करना है बच्चों, पीरियोडिक लॉ इज नॉट फॉलोड स्ट्रिक्टली, पीरियोडिक लॉ को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करा गया है। जैसे देखिए आर्गन और पोटेशियम, आर्गन को पहले रखा गया है, लेकिन उसका एटॉमिक मास जो है पोटेशियम से ज्यादा है। देखिए आप 39.94, 39.10। इसी तरह देखिए कोबाल्ट, और ये क्या चीज है, ये 56.9 है बच्चों, ये गलती से लिखा हुआ है। कोबाल्ट का 56.9 है, निकिल का कितना है 56.6, तो कोबाल्ट को पहले रखा गया। टेल्यूरियम 127.1, इसका आयोडीन का 126.9। तो जिनके एटॉमिक मास ज्यादा है उनको भी उन्होंने पहले रखा, क्योंकि उन्होंने बेसिकली प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग काम किया था, बहुत इंटेलिजेंटली जमाया गया था। तो ड्रॉबैक हो सकता है, लेकिन ये उसका लिमिट कमी नहीं है, क्योंकि आज भी इसी ऑर्डर में रखे गए हैं। एटॉमिक नंबर करते आर्गन पोटेशियम 18, 19, 27, 28 और 52, 53 एटॉमिक नंबर के हिसाब से आज भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये सब थी, ऐसे कुछ कहा गया ए और बी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो मेंडलिक पीरियोडिक टेबल को आगे मॉडिफाई करने के लिए जरूरी हुआ। तो बाद में जब मोजले आए एक साइंटिस्ट, नेक्स्ट देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने मोजले ने एक नई पीरियोडिक बनाई, जिसे आज के रेस्पेक्ट में हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मोजले, बोर, बरी, उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसमें मॉडिफिकेशन किया है, और आज फाइनल टेबल को क्या माना जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो मोजले ने एक नया पीरियोडिक लॉ दिया। ये क्या करता, कुछ नहीं चेंज किया बच्चों, जस्ट रिप्लेस एटॉमिक मास बाय एटॉमिक नंबर। इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने ऐसे फ्रीक्वेंसी और जेड में एक ग्राफ ड्रॉ किया, एक्सरे से उन्होंने ये फ्रीक्वेंसी निकाली अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। तो ये जो बच्चों जेड और रूट म्यू में जो ऐसे एक ग्राफ ड्रॉ किया उन्होंने अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, बाद में देखा कि जेड को अगर अपन क्या लेते हैं, एटॉमिक मास लेते हैं, तो ये सही नहीं बैठता है, जबकि जेड को अगर एटॉमिक नंबर लेते हैं तो ये ग्राफ बहुत ही प्रॉपरली अपने आता है। तो उन्होंने एटॉमिक मास को हटाकर क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर। ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है, जनरली इस पे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं। ए और बी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक मास या न्यूक्लियर चार्ज है, और म्यू म्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट है। ठीक है, तो इस पे कोई क्वेश्चन तो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मोजले ने किस बेस पे चेंज किया, तो इसके बेस पे देखो बच्चों आज भी वही है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या होगा बच्चों, आप सब जानते हो, तो इसमें पीरियड्स कितने होते हैं, वही 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज है इस तरह से। दूसरा चीज क्या होती है, ग्रुप्स क्या होते हैं,
ग्रुप्स कितने होते हैं 18, और ये क्या चीज है, वर्टिकल कॉलम है। उन्होंने क्या करा, मेंडलीव के जो पीरियड में ए बी ऐसे थे, उन सबको ए बी को नया ग्रुप बना दिया उन्होंने, तो वो झगड़ा ही खत्म हो गया कि ए और बी की प्रॉपर्टीज नहीं मैच करती। जब ए बी कर दिया गया तो उससे क्या हो गया, बहुत सारे एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी के थे वो अपने आप ही एक साथ आ गए, और जो अलग प्रॉपर्टी के थे वो अपने आप ही अलग हो गए। इसी तरीके से जब उन्होंने रखा, एटॉमिक नंबर देखा, तो जो अभी अभी बता रहे थे ना कि आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकिल, टेल्यूरियम, आयोडीन, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। ठीक है, आइसोटॉप वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बहुत लिमिटेड, जो एक तो केप्ट आउटसाइड द पीरियोडिक टेबल, किसको, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड को, या हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है वो है, कुछ एक लिमिटेशंस रही है, बाकी सभी मोजले के जो नई पीरियोडिक टेबल आई उसके बेस पे सब खत्म हो गए। तो पीरियोडिक टेबल में अपन सब जानते हैं बच्चों, पीरियोडिक टेबल अपने हर जगह देखी हुई है, तो उसको अपने को इस कोर्स की वो लिमिटेशन की वजह से मैं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं दिखा रहा हूँ। हमें पता होता है लेफ्ट हैंड साइड एस ब्लॉक होता है, देन डी ब्लॉक होता है, देन पी ब्लॉक होता है, नीचे क्या लिखे होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये नहीं बताने की जरूरत है कि एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है। वी विल सी इन ब्लॉक एलिमेंट्स, जब अपन ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें अपन थोड़ा डिटेल में उनकी बात करेंगे। ओके, दो चीज है जो कभी कभार क्वेश्चन बन सकता है। पहली चीज तो है नॉमेनक्लेचर, जो 100 के बाद वालों के लिए आजकल नया नेमिंग सिस्टम दे दिया गया आईयूपीएसी ने, और एक चीज और है वो है पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। यहां से दो क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, बाकी अपन पीरियोडिसिटी पे चलेंगे। तो नॉमेनक्लेचर फॉर जेड ग्रेटर देन 100, यानी 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर जिनका है उनका जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये बच्चों एक टेबल आपको याद करनी होती है 0 से 9 तक, अन, निल, अन, बाय, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट और ENN, इन। ठीक है, और इसके आगे क्या सफिक्स लगाते हैं, ये नेमिंग में क्या करना पड़ेगा, इसके आगे सफिक्स लगाना पड़ेगा IUM, बस दैट्स ऑल। तो देखिए 2-3 एग्जांपल बताया था, बस हो गया काम। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया 108, अगर एटॉमिक नंबर 108 है, ये जेड दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा। 1 का मतलब क्या होता है, अन, यहां देखिए फर्स्ट अल्फाबेट बड़ा आएगा बस अन, बाकी सब छोटे आएंगे, अन, और 0 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, निल, 1 के लिए अन, 0 के लिए क्या, निल, और 8 के लिए क्या होता है, ऑक्ट, तो हमने यहां लिख दिया ऑक्ट, और बस सफिक्स सबके आगे एक ही लगेगा, ऑक्टियम, तो इसका पूरा नाम हो गया अननिल ऑक्टियम। और जब इसके सिंबल की बात करेंगे तो इनके फर्स्ट अल्फाबेट उठा लो बस, अननिल ऑक्टियम, तो सिंबल क्या हो गया, UNO, अननिल ऑक्टियम। इसी तरीके से देखो बच्चे, सपोज ये 112 आता है, तो क्या नाम आएगा, अन बाय, और UM लगाना है, डबल आई नहीं लिखना है बस, तो ये क्या हो गया, UB, अन बाई एम, तो अन का U, अगले अन का U, बाई का B, इस तरह से किसी का मिलेंगे, कोई भी सिंबल देगा तो उससे भी अपन बताएंगे। कोई अपने को किसी ने कहा कि UNT, ये सिंबल है, एटॉमिक नंबर बताओ, नो प्रॉब्लम, U के लिए क्या लिखते हैं 1, N किसका होता है, निल, तो 0, तो ये हो गया 1 0, और T किसके लिए होता है, ट्राई क्या गया यू, तो ट्राइयम, तो 103 हो गया, 123 होगा अन बाय ट्राइयम। तो इस तरह से बहुत इजीली अपन जेड 100 के ज्यादा वालों के आईयूपीएसी नेम बता सकेंगे, ताकि कोई जगह पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, कुछ एलिमेंट्स को नाम दिए गए हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नोबल गैसेस के अलावा जो भी होते हैं उन्हें क्या माना गया है, क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या मानते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स मानते हैं। ब्रिज एलिमेंट्स, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या मानते हैं, ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट समझते हैं ना, जो डायगोनल पर रखे उनके साथ भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टी में सिमिलरिटी शो करते हैं, डायगोनल रिलेशन आता है, तो वो ये सब पुराने जमाने में क्वेश्चन आया करते थे, पहले आया करते थे। इन सालों में जो 8 to 10 ईयर्स है, इनमें कोई क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं, पहले रीजनल एग्जाम्स होते थे उन्हीं में आते थे ऐसे क्वेश्चन। अपना अगला टारगेट है, अब आता है कि एक क्वेश्चन आएगा कि ये एटॉमिक नंबर 78 वाला एलिमेंट या एटॉमिक नंबर 58 वाला एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहां पर प्रेजेंट है। तो उसको बहुत जरूरी होगा, क्योंकि ये जब पता होगा तभी तो अपन उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक, तो देखिए साइंस से सब सिखाते हैं, SPDF से कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उससे पता लग जाता है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे रैंडम वे से सिखा रहा हूं जिससे हमें तुरंत विद इन 10 सेकंड अपने को पता लग जाए कि कौन से
जगह पे ये एलिमेंट रखा गया है। तो ठीक है, उसके लिए आपको एक ही चीज लर्न करनी पड़ेगी, ये एक ग्रुप, जो ग्रुप कौन सा नाम है 18, जिसे कौन सा ग्रुप बोलते थे, जीरो ग्रुप कहते थे पहले। कौन कौन आता है इसमें बच्चों, हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, रेडॉन, और ये 7th पीरियड अभी खाली है। मान लो जो नई नोबल गैस आएगी, अभी बताता हूं उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, ये 18 ग्रुप याद रखिए और ऐसे याद रखिए बस। इसके पीछे कौन सा ग्रुप आता है 17, उसके पास 16 एंड ऐसे 1 से लेकर स्टार्ट होता है। ये जो स्टार्ट हुआ है यहां कहां से स्टार्ट हुआ, एटॉमिक नंबर क्या क्या है इनके, 2, 10, 18, 36, 54, 86 और इसमें 32 ऐड करिए 118, तो इसका नाम होगा ऑक्टियम। अगर ये नोबल गैस डिस्कवर होगी तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 118। ये कौन सा पीरियड है, 7th पीरियड है। और इसी कैटेगरी में हीलियम जो था वो कौन से पीरियड में था, 1st पीरियड में था। तो 1st से 7th पीरियड तक ऐसा है, और इधर क्या है, सारे ग्रुप है। तो यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ये अगला कहां से स्टार्ट होगा 3, ऐसे 3 से हो गया। ये कहां से होगा बच्चे, 11 से लेकर 18 तक इसमें आ गए। फिर क्या होगा 19 से लेकर 36 तक, जहां खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो रहा है, 37 से लेकर 54 तक, देन 55 से लेकर 86 तक, एंड फाइनली 87 से लेकर 118 तक। ये आपको बस इतना बनाना कहीं नहीं है, आप में सिखाने के लिए बनाया है, आपको सिर्फ 18 ग्रुप पता होना चाहिए। अब जैसे पहला क्वेश्चन आया, किसी ने पूछा कि प्लेटिनम एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे 78, ये कहां पर प्रेजेंट होगा, तो 78 वाला एलिमेंट किस जगह पे प्रेजेंट होगा हमें बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखो 78 हमें पता है, ये एक पीरियड यहां खत्म हो रहा है, दूसरा 10 पे, 36 पे, 54 पे, तो 5 तक तो नहीं होगा। 78 डेफिनेटली यहां कहीं होगा, ये मान लो मैंने 78 का निशान लगा दिया, तो पीरियड तो पता लग गया 1 2 3 4 5 6, देखते ही पता लग गया मुझे ये 6 पीरियड है, क्योंकि 55 से लेकर 86 तक सारे 6 पीरियड में आएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ 78 है तो मैंने यहाँ नंबर लिख लिया 78। उसके बाद देखिए यहां तक चलिए अपन 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और फाइनली क्या 86, ये मैंने सब नंबर लगा दिए। साइंस से बाहर आके बात कर रहा हूं मैं। तो आप देखिए 18 ग्रुप, ये कौन सा होगा 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और ये 10, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 10th ग्रुप। बहुत आसानी से मुझे पता लग गया कि कौन सा एलिमेंट कहां पर है। कोई भी नंबर ले सकते हो, बस अवेयरनेस क्या रखनी है कि Z 57 से लेकर 71 तक और Z 89 से लेकर 103 तक, ये सब के सब कहां होते हैं 3rd ग्रुप में होते हैं। ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं, तो लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हमेशा कौन से ग्रुप में होते हैं 3rd ग्रुप में होते हैं। तो बस उनको आपको नोटिस रखना है कि ये कहां पर होंगे, राइट। सारी बातें मैं आपको ग्रुप का एलिमेंट है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उन्हीं में बताएंगे कि कौन से एलिमेंट कितने हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस कोर्स में हमें मेनली उन पे फोकस करना है जो एग्जाम में आता है। ये तो बेसिक आइडिया था जिससे अपने को किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पता करनी थी। आप चाहो तो एक एलिमेंट आप ट्राई कर लो, जैसे मैंने कहा SN एटॉमिक नंबर कितना है 50, ठीक है, ये चेक करिए। तो 50 कहां होगा 36 तक तो हो नहीं सकता, 54, तो यहां कहीं 50 होगा। तो पीरियड तो पता लग गया हमें कौन सा पीरियड है 5th पीरियड। अब पीछे आइए 50, 51, 52, 53 और 54, बस हो ही गया। तो ये 18 ग्रुप है, 17, 16, 15 और 14, तो बस ये 14 ग्रुप है। अब इसमें कई बार ब्लॉक एलिमेंट्स भी पूछे जाएंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं 1st एंड 2nd ग्रुप में होते हैं। पी ब्लॉक जो होंगे वो कहां से होंगे 13 to 18 ग्रुप। तो ये बच्चों 14 ग्रुप आया, इसका मतलब डेफिनेटली कौन से ब्लॉक का है पी ब्लॉक का है। 1 से 2 में आता तो कौन सा होता एस ब्लॉक का होता। डी ब्लॉक की बात करेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहां से कहां तक होते हैं 3 to 12, और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये कहां पर होंगे, ये स्ट्रिक्टली कौन से ग्रुप में 3rd ग्रुप में।
तो ये इनके बेस पे भी अपन क्या कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपको पता ही है, एफ ब्लॉक का एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक होता है और 190 से लेकर 103 तक होता है। उसमें तो मैंने लेंथेनम और एक्टिनम को भी इन्वॉल्व किया था, क्योंकि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में वो दोनों आएंगे। तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में अपन अच्छे से देख लेंगे। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर दो तो इनका कॉन्फ़िगरेशन NS122 होता है, ये NS2 NP126 होता है। डी ब्लॉक का ये होता है NS022 और N-1D 1 to 10, और इसमें होगा NS2 N-1D में क्या होगा 0 या 1, और F ब्लॉक एलिमेंट है तो लास्ट में F आएगा, 1 से लेके 14 तक एलिमेंट्स हो सकते हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली देख लेंगे, एक्सेप्शन सहित, तो वहां कोई प्रॉब्लम रहने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये सब पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक आइडिया है। ठीक, तो अब आगे चलते देखो बच्चों, यहां से मेन काम स्टार्ट होता है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो जब भी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन अरेंज करते हैं तो प्रॉपर्टीज में एक स्लाइट कंटिन्यूअस चेंज आता है। जैसे कोई चीज इंक्रीज हो रही है लेफ्ट टू राइट जाने तो इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होती रहेगी। इस चीज को बोलते हैं पीरियोडिसिटी। जो प्रॉपर्टीज में जो चेंज आता है सक्सेसिवली, जब हम एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में काम करते हैं तो जो चेंज आता है उसको बोलते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी की नॉलेज लेने से पहले हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम आने पे क्या होता है। ठीक है, वही सब क्वेश्चन आएंगे और उनमें जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैंने बनाए आपके लिए। ठीक है, तो अब आगे देखिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी चीज पढ़ाना चाहूंगा जिससे कि पीरियोडिसिटी आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे लुक, स्क्रीनिंग इफेक्ट और सील्डिंग इफेक्ट एक वर्ड था। तो यहां देखिए लैंग्वेज देखिए, इसको छोड़िए एक बार, यहां देखिए ऐसे कोई एलिमेंट है, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, जैसे आउटर मोस्ट सेल में 2-3 इलेक्ट्रॉन है जितने भी हैं, उससे इनर सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उससे इनर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऐसे मैं कोई फिक्स नंबर नहीं बता रहा हूं, ये जैसे 5, 8 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, 18 होते हैं, ऐसे तो होता है, लेकिन मैंने ऐसे ही भर दिया। तो ये जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जो चार्ज लग रहा है वो नेट चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, जब हम इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा उस पर रिपल्सन की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वही लिखा है देखिए, द इफेक्ट ऑफ रिपल्सन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इनर सेल इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट. It is due to the inner electron shield or act as screen to the interaction between the valence electron and nucleus. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन, राइट। तो इसी चीज को बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट, मतलब वो सील्ड कर रहे हैं, उसे बचा रहे हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये वापस से पुश करके ऐसे इधर पुश करके उसको क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज को कम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो अपन मैथमेटिकली कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो एक स्लेटर के रूल्स हैं कुछ जिसके द्वारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन की जाएगी। तो मैं आपको यहां पर बताऊं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें जेड इफेक्टिव चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो क्या होता है बच्चे, जेड माइनस सिग्मा। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, जेड माइनस सिग्मा, राइट। तो जेड एटॉमिक नंबर है और सिग्मा ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या सील्डिंग कांस्टेंट है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देंगे, सेल वाइज अरेंज कर देंगे। फिर देखिए आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स का यानी एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन्स का जो इंपैक्ट होता है वो 0.35 होता है। एग्जांपल में समझ में आएगा, अभी तो याद करिए। और अगर ये लास्ट सेल 1 है तो उसके लिए 0.3 लिखेंगे अपन, राइट। n-1 सेल होगा तो उसका इंपैक्ट कितना होगा, 0.85 लेंगे ईच इलेक्ट्रॉन के लिए, और उससे नीचे जितने भी होंगे उन सबका क्या लेंगे, 1। ये रूल्स तो आप चाहे बाद में वापस भी पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको करके बताता हूं सीधा, ठीक है। फाइंड द जेड इफेक्टिव ऑफ, सीधा जेड इफेक्टिव निकालना बताता हूं आपको। पहला एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s2। आपने क्या करना है, 3 ब्लॉक बनाने हैं बस। 3 कैसे, एक तो आउटर मोस्ट सेल n, एक उससे पहले वाला सेल n-1 और एक उससे नीचे n-2 एंड ऑल, सब नीचे वाले, बस 3 ही ब्लॉक बनाने हैं। ऐसे 3 ब्लॉक बना दिए तो देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान से देखिए बच्चों, ये 12 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, लास्ट के सेल के 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे पहले वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और उससे पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस है। आपको इस एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले रिपल्सन की कैलकुलेशन करनी है और उससे सिग्मा आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए बच्चे, सिग्मा की कैलकुलेशन में सिखा रहा हूं अब आपको। देयर आर 12 इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 12, लीव 1, एक को छोड़ दीजिए, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए। सो इस इलेक्ट्रॉन को अब 11 इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल कर रहे हैं, राइट। तो 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो वी हैव नाउ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल। तो NH शेल, उसी शेल के इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन कितना था, कितना इफेक्ट बताया था मैंने, 0.35, लेटर ने बताया, प्लस अब उससे पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, और n-1 शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स का क्या इंपैक्ट होता है, 0.85। अभी लास्ट पेज पे वापस देख लेना आप कि 0.35 आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का होता है, उससे नीचे वालों का होता है 0.85, और सबसे नीचे जो n-2 है उससे नीचे 1 होता है। तो प्लस अब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है अपने पास और उनका इंपैक्ट कितना होगा, 1, ये लिख दिया मैंने। इन सबको ऐड करोगे आप तो ये आएगा 9.15, 9.15 आ गया। तो अब हम जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज जेड माइनस सिग्मा। तो जेड एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 भी है, तो द आंसर इज 2.85। इस तरह से अपन मैग्नीशियम का क्या निकाल सकते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकाला मैंने, आफ्टर दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मैंने कैलकुलेट कर लिया। एक और एग्जांपल बता देता हूं, बाकी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम आए तो ऐप पे आप लिख सकते हैं। तो जेड निकिल 28, तो 28 का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं यहां कॉन्फ़िगरेशन तो यही लिख देता हूं, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, सुनिए 18 तो हो गए। आफ्टर दैट आएगा 4s2 3d8, लेकिन 3d8 को मैं पहले लिख रहा हूं, अरेंज कर रहा हूं बस। एक्चुअली करना क्या है, शेल वाइज अरेंज करना होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल बाहर दिखना चाहिए, ये n-2 और उससे नीचे वाले शेल है, ठीक है। तो इसके लिए निकिल के लिए सिग्मा की कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन। ये सेकंड, कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 2 है तो एक को छोड़ा हमने, 1 बचा, तो 1 इंटू वॉट 0.35, नो प्रॉब्लम, प्लस अब आउटर मोस्ट शेल से पेनल्टीमेट शेल जो पहला शेल है उसमें कितने हैं, 8 and 8 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको करा मैंने 16 इंटू 0.85, प्लस उससे नीचे वाले में कितने हैं, 6 to 8 to 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 इंटू 1। तो बच्चों ये जब आप सॉल्व करोगे 0.35, ये 10 और ये 16 वाले को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 23.95, ये सिग्मा कैलकुलेट कर लिया हमने। तो जेड इफेक्टिव जब कैलकुलेट करना होगा तो एटॉमिक नंबर कितना होगा निकल का, 28 माइनस 23.95, तो आंसर आ गया 4.05। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट में किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हैं, उस पर लगने वाले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब बहुत क्लियर है कि जब अपन पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियाई में पढ़ेंगे या कहीं पढ़ेंगे, तो बड़ा क्लियर अपने पास कॉन्सेप्ट आएगा कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्टिव हमेशा बढ़ता है, टॉप टू बॉटम कोई चेंज नहीं आता है। तो लेफ्ट टू राइट जब जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो वो सब चीजें उससे रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई 3 तरह से बताते हैं अपन, कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और वान डेर वाल रेडियाई, इसको क्रिस्टल रेडियाई भी बोलते हैं। यहां देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा ओवरलैपिंग होती है, तो आर कोवेलेंट जो होता है, दो एलिमेंट जो है उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड बना होता है उनकी बॉन्ड लेंथ का हाफ होती है, यानी हम बात करें आर ए, अगर कोवेलेंट के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसकी ये बॉन्ड लेंथ हो गई ये डी ए अपॉन क्या होगा 2। तो किसी भी बॉन्ड लेंथ का जो हाफ होता है ये आर मेटेलिक है, ऐसे कैसे, और यहां पर ये आर क्या है, वान डेर वाल्स है। देखिए ये आर कोवेलेंट थी, लेकिन ये दो नॉन बॉन्डेड एटम के बीच में, जैसे मान लो ये 2 क्लोरीन है, नॉन पोलर है तो तभी तो होता है वान डेर वाल फोर्स। क्लोरीन क्लोरीन के एटम में 2 में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, वीक वान डेर वाल बॉन्ड होगा। तो ये नॉन बॉन्डेड एटम के बीच की ये डिस्टेंस है, ये वाली, इनकी बीच की डिस्टेंस का ये हाफ जो होगा वो क्या होगा, आर वान डेर वाल होगा। तो आप देखिए आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें क्या ऑर्डर होना चाहिए कि आर वान डेर वाल जो होगी विच इज ग्रेटर देन आर मेटेलिक एंड विच इज ग्रेटर देन आर कोवेलेंट। क्लियर दिख रहा है आपको, क्योंकि वान डेर वाल में डिस्टेंस होती है, मेटेलिक बॉन्ड वो होता है क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे जैसे मेटल्स में होता है, सॉलिड स्टेट में 12th में पढ़ा आपने, और इसी तरह कोवेलेंट में थोड़ा सा ओवरलैपिंग होती है तो वो और कम हो जाती है। तो ये ऑर्डर है, एक तो ये बात याद रखिए, और एक और पॉइंट याद रखिए,
आर वैंडरवाल जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ आर कोवेलेंट होती है। ये डेटा कहीं काम आने वाला है, तो मैंने आपके लिए बता दिया है, ठीक है। तो ये सब चीजें तो है इनके बारे में। तो देखिए क्वेश्चन जो बनेगा, हमें तो क्वेश्चन लेना है एज पर स्टीवेंसन एंड शूमाकर। अब हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है स्टीवेंसन एंड शूमाकर ने, ये वाला, कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 डेल्टा एक्स होती है। डेल्टा एक्स है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कोवेलेंट रेडियाई है और ये बॉन्ड लेंथ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है। जनरली तो क्या होता था, आर ए प्लस आर बी होता था, डी ए बी। कई बार तो क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंपैक्ट को नेग्लिजिबल मानना है, तो आप इससे ही करते हैं, क्योंकि किसी की बॉन्ड बनता है उसकी हाफ ही तो होती है, तो आर ए निकालना हो चाहे आर बी निकालना हो, दोनों को अगर सेम होते थे तब तो अपन डिवाइड बाई 2 करते थे, ठीक है। अगर ये H2Cl2 एंड कोई और होता तो डिवाइड बाई 2 करते थे। तो यहां देखिए बच्चों, इसका एक न्यूमेरिकल मैंने बनाया आपके लिए, कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। HCl की बॉन्ड लेंथ आपको फाइंड करनी है। अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ से क्या फायदा होगा कि आप हाइड्रोजन की और क्लोरीन की कोवेलेंट रेडियाई निकाल सकते हैं। देखिए हाइड्रोजन का बॉन्ड किस किस बीच में, एच एच, तो सेम एलिमेंट के बीच में होता है, तो क्या होता है, डी एच एच बाई 2 होगा, तो 1.04/2, और ये हो जाएगा 1.40/2। तो ये तो बच्चों आ गया 0.70 एंगस्ट्रॉम, और ये आ गया 0.52 एंगस्ट्रॉम। तो दोनों की जो बॉन्ड लेंथ दे रखी थी सेम एलिमेंट के बीच में जो होती है वो, तो उसका हाफ करके हमने उनकी कोवेलेंट रेडियाई निकाल ली। अब अगर हमें क्या निकालना है, HCl की बॉन्ड लेंथ निकालनी है, तो DHCl क्या होगा एज पर स्टीवेंसन शूमाकर, RH प्लस RCl माइनस 0.09, और यहां पर क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पर तो गिवन नहीं है, लेकिन आगे चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो हर बच्चे को पता लग जाएगा, और वैसे पता भी है आपको कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो होती है 2.1, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3। तो इनका डिफरेंस जो होगा वो हाफ हो जाएगा, ये 0.52 और ये 0.70, माइनस क्या करना है 0.09, और इसका डिफरेंस भी कितना हो गया 0.9। देखिए 3 में से 0.1 2.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.9 डिफरेंस आ गया, बस यही करना था। तो ये आ गया 1.22 माइनस 0.081, 1.139 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आप किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में जनरली नहीं आते न्यूमेरिकल्स, लेकिन जहां भी बनने की पॉसिबिलिटी होगी हम बनाएंगे, ठीक है ना। चेक करिए आगे। अब देखते हैं पीरियोडिसिटी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो आर क्या होती है, डिक्रीज करती है पीरियड में। क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करता है। देखिए लिथियम सोडियम, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, शेल दो दो ही है, सब में दो दो हैं, लेकिन क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसलिए साइज क्या होती जाएगी, कांटेक्ट होती जाएगी थोड़ी, ठीक है, ये होता है। लेकिन नॉर्मल तो ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में थोड़ा सा अलग होता है। डी ब्लॉक में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड बढ़ता है, साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, क्योंकि अब कहां भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, n-1d इनर इलेक्ट्रॉन में भर रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है ना कि ns एंड देन n-1d, जैसे 4s में भरा पहले, फिर 3d में भरते हैं, पता है ना, 4s2 फिर 3d में 1 2 10 ऐसे आते हैं, ठीक। तो जब d में भर रहे हैं, इनर शेल में भर रहे हैं, तो साथ साथ इनर शेल के इलेक्ट्रॉन रिपेल करना, रिपल्सन भी बढ़ता जा रहा है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, दोनों बढ़ता है। अब देखिए इंपैक्ट अपोजिट है, लेकिन जेड बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो रिपल्सन बढ़ेगा, रिपल्सन बढ़ने से क्या होगा, साइज इंक्रीज होगी। तो एक साइज बढ़ा रहा है, एक साइज कम कर रहा है, अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों ऑलमोस्ट एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहता है। इसी वजह से हम कहते हैं डी ब्लॉक में एलिमेंट में पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज या तो ऑलमोस्ट सेम रहती है, लिखा रहता है, या लिखा रहता है डिक्रीजेज इन ए वेरी लेस एक्सटेंट, बहुत कम डिक्रीज होती है, यही पढ़ा है ना आपने। तो यहां वही है, यहां तक देखिए ये थोड़ा सा डिस्टेंस बन गई है इसमें। यहां देखिए एक कैटेगरी ये है और एक कैटेगरी ये है, ठीक है, हाँ सॉरी ये वाली नहीं, यहां से देखो बच्चे, स्कैंडियम से मैं आयरन तक, स्कैंडियम से लेकर कहां तक, आयरन तक, क्या होता है, साइज डिक्रीज होती रहती है, राइट।
फिर आयरन से लेकर कहां तक, निकेल तक, साइज ऑलमोस्ट क्या रहती है, सेम रहती है, ये देखिए। और लास्ट में निकेल से कॉपर और कॉपर से जिंक में साइड में स्लाइटली इंक्रीज होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू गिवन होती है, यहां पर मैं कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू दे रखी है, ये रेडियस होती है, ठीक है। तो यहां से यहां तक डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहां जेड डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स कम है तो रिपल्सन कम है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का उतना इंपैक्ट नहीं है। यहां देखिए आयरन से कोबाल्ट और निकल इन तीनों की साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो हम क्या कहते हैं, जेड और स्क्रीनिंग कांस्टेंट दोनों एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। और यहां जब स्लाइडली इंक्रीज हो जाती है तो हम कह देते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। समझ में आ गया। तो आपको याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डी ब्लॉक में साइज में बहुत कम कमी आती है, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जेड इज काउंटर बैलेंस्ड बाय स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर। लेकिन एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये लास्ट की लाइन देखो अपनी, ये छूट रही थी, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, मैग्नीज 2+, और आगे भी कंटिन्यूअस ऐसे ही। +2 में साइज लेकिन क्या होती जा रही है, कंटिन्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो मैंने कहा कि एटॉमिक रेडियाई तो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम रहती है या बहुत कम डिक्रीज होती है, लेकिन आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट का उतना इंपैक्ट क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि +2 आने से आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया, खत्म ही हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल खत्म हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया है। तो आउटर मोस्ट शेल के खत्म होने से आयनिक रेडियाई कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है। तो डी ब्लॉक में अगर कोई पूछे आयनिक रेडियाई तो हम कहेंगे डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली, व्हाइल इन एटॉमिक रेडियाई देयर इज एन इर्रेगुलर ट्रेंड। ओके। एफ ब्लॉक में ये बात करें, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, साइज यानी बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीजेस, इस चीज को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनाइट होगा तो इसी को क्या बोल देंगे, बस कुछ नहीं चेंज करना बच्चों, ये एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन करोगे तो आपको यहां लिखना पड़ेगा, यहां लेंथेनाइट एक्टिनाइट लिखना पड़ेगा, बोथ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई अगेन डिक्रीजेस। रीजन कई बार, बहुत बार थ्योरी में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या होता है, तो उसका रीजन है पुअर शील्डिंग ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग, किसके द्वारा, बाय n-2 f इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ये आउटर मोस्ट शेल है n, और ये n-1 है, ये n-2 है, तो f के इलेक्ट्रॉन 2 शेल नीचे होते हैं, यहां से प्रॉपरली उनको रिपेल नहीं कर पाते हैं, तो इनकी शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। 2 शेल नीचे से अगर शील्डिंग करेंगे तो बहुत पुअर होगी। समझ में आ गया। तो अपन कह देंगे, तो अब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन पूछेंगे तो यहां ns की जगह में क्या कर दूंगा, 6s, ns की जगह क्या करना पड़ेगा बच्चों, 6s, और यहां क्या करना पड़ेगा, 4f। ये तो रीजन हो गया लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का। लेकिन अगर कोई एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन का रीजन पूछेगा तो 6s को क्या कर दूंगा मैं, 7s, और ये क्या कर दूंगा, 5f, कि पुअर शील्डिंग ऑफ 7s इलेक्ट्रॉन बाय 5f इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये आपको बता देता हूं। देखिए इन ए ग्रुप रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप से ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियस क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज कर रही है, रीजन मैंने यहां लिख दिया है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, 1 शेल 2 शेल 3, जेड इफेक्टिव से आंसर नहीं देना है, पीरियड में जेड इफेक्टिव से आंसर देना होता है सबका, लेकिन ग्रुप में कभी भी जेड इफेक्टिव से आंसर नहीं देंगे कि बिकॉज इट इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप। ओके, तो वहां पर रेडियस आर एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां देखिए लेकिन एक्सेप्शन है, और ये एक्सेप्शन आपके नीट का फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है। ये 2 क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, 4D 5D और 6D। 3D से 4D में आते हैं, साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है, लेकिन 4D और 5D 6D की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। रीजन क्या देना होता है, 4D से 5D में आए हैं तब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और 5D से 6D में आए हैं तब कौन सा होगा, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन बच्चों ये आप डी से मत समझिए, आप तो यूं समझिए जब भी 5th पीरियड से 6th में आते हैं तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है, और 6th से 7th पीरियड में आते हैं तब कौन सा लगता है, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन लगता है। बीच में जो एक्टिनाइट आ गए उनकी वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, आपको 2 क्वेश्चन बता रहा हूं, ये एक तो टाइटेनियम वाला है, जर्कोनियम हैफनियम हमेशा आता है, या फिर 10th ग्रुप का दिया मैंने, देखो वही बात वापस, ये कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड है, 5th से 6th पीरियड में आए और देन 7th पीरियड में आए, तो लेंथेनाइट एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन बता दिया। ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, एंथेलियम, 13th ग्रुप। तो बोरॉन और एल्यूमिनियम नीचे जाने में साइज बढ़ रही है, लेकिन एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज ऑलमोस्ट सेम है, देन अगेन बढ़ रही है, फिर इंडियम और थैलियम की ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका रीजन पूछते हैं, और लास्ट होने की वजह से बच्चे अक्सर आंसर क्या देते हैं, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। नो, क्यों एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये कौन सा पीरियड है, 5th पीरियड,
यहां कौन सा है 6 पीरियड, 7th पीरियड तो पी ब्लॉक में भी खाली पड़ा है, 112 तक एलिमेंट है, 113 से 118 तक तो अभी फिल करने हैं, तो वो आएगा तब होगा एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आंसर होगा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और एक एल्यूमिनियम टू गैलियम का भी कई बार पूछते हैं, ये स्पेसिफिक एक ही जगह पे एप्लीकेबल होता है, और ये है ड्यू टू द ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्ट्रैक्शन, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट बीच में आते हैं उनकी वजह से ये। तो ये बहुत प्रॉपरली याद कर लीजिए, आईपी में भी यही क्वेश्चन आएगा, इन दोनों के डेटा याद कर लीजिए। एस ब्लॉक में मैं आपको, पी ब्लॉक में मैं आपको बताऊंगा, तो ये डेटा भी अपन याद करेंगे, ताकि कई बार ये इक्वल टू नहीं चलते हैं, नीट ने 1-2 बार ऐसे पूछा हुआ है, वैसे आंसर देंगे। एक ये रेडियस का ऑर्डर है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को मिक्स करके पूछे, ये प्रैक्टिकल वैल्यू के बीच बनाया हुआ है, तो कोई बात नहीं है। तो लिथियम बेरिलियम, इधर ज्यादा साइज कम होती है, ऊपर नीचे बढ़ती है, तो बेरिलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, देन ऐसे, ये तो याद करने का होगा, आप याद कर लीजिए। आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई भी वही होता है, टॉप टू बॉटम आयनिक रेडियाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन नोटिस करिए, ये बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन, एक्वस सॉल्यूशन में आयनिक रेडियाई जस्ट उल्टा हो जाएगा आंसर। देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज रिवर्स्ड, मतलब जस्ट अपोजिट। क्यों? क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रेशन की वजह से, हाइड्रेशन हमेशा साइज जितनी छोटी होगी उतना होगा, -1 लिखा हुआ, इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना छोटा आयन होगा उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, उसकी आयनिक रेडियाई उतनी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो आप तो याद कर लीजिए, एक्वस सॉल्यूशन में जो छोटा आयन था सबसे, वो सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो गया। इसके बेस पे एक केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, तो मैं यही करा रहा हूं आपको, वो पूछा जाता है, या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आता है। ये देखो, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस 4। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम के क्लोराइड्स हैं। आपको सबसे पहले पूछा मॉल्टन स्टेट में, तो मैं आपको पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जाकर थोड़ा सा आपको बता दूं कि कंडक्टेंस जो होती है वो किस बात पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। और साइज जितना छोटी होगी उतना ही क्या होगा, आयंस की मोबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जितना छोटा आयन होगा मोबिलिटी फास्ट होगी, उतना ही उसकी कंडक्टेंस होगी। तो देखो बच्चे, मॉल्टन स्टेट में मैं बताऊं, ये लिथियम क्लोराइड है, ये सोडियम, पोटेशियम, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही होता है। तो आपको क्या बताना है, ऑर्डर ये रहेगा। क्यों रहा ऐसा? बिकॉज साइज का ऑर्डर क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में पूछा, तो एक्वस सॉल्यूशन में साइज का ऑर्डर ये होता है, लिथियम प्लस जो एक्वस होता है, इट इज द लार्जेस्ट वन, फिर आएगा सोडियम प्लस एक्वस, फिर एंड सो ऑन। तो अब सबसे छोटा आयन कौन होगा, रुबिडियम इस केस में। तो LiCl, NaCl, KCl और सीजियम क्लोराइड, आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, इंक्रीजिंग, बिकॉज जो सबसे छोटा होगा उसी की मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो एक्वस सॉल्यूशन में तो सीजियम क्लोराइड की कंडक्टेंस ज्यादा होगी, जबकि मॉल्टन स्टेट या फ्यूज स्टेट में बात करेंगे तो सबसे पहले वाले की कंडक्टेंस होगी वो सबसे ज्यादा होगी, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ आयंस। ओके, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ के रखिए। छोटे छोटे 4-5 क्वेश्चन हैं। लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई इज शोन बाय, लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई कहां पर है भाई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सोडियम, पोटेशियम, नहीं सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, इसका मतलब देखिए ऐसे, ये सोडियम, ये मैग्नीशियम, देन क्लोरीन एंड आर्गन। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्लियर है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाता है तो हमने ये पढ़ा होता है कि आर क्या होती है बच्चों, डिक्रीज करती है। अब किसका ऑर्डर पूछा है, एटॉमिक रेडियाई, तो आंसर होना चाहिए था आर्गन कि सबसे, सॉरी आर्गन नहीं, सोडियम सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी, सोडियम की, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर आर डिक्रीज कर रही है जेड इफेक्टिव बढ़ने से। लेकिन इसका आंसर होता क्या है, आर्गन, नोबल गैस। व्हाई? बिकॉज फॉर आर्गन या यू कैन से नोबल गैसेस, कौन सी रेडियाई मेजर की जाती है, वान डेर वाल्स रेडियाई इज मेजर्ड। तो इसके लिए वान डेर वाल्स रेडियाई मेजर की जाती है बच्चों, और वान डेर वाल्स रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से क्या होती है, ऑलमोस्ट डबल। तो एटॉमिक रेडियाई लिखा है, तो एटॉमिक रेडियाई का ऑप्शन होता है कि जो भी रेडियाई मेजर कर सकते हो वो कर लो। तो नोबल गैसेस के लिए अपन कौन सी मेजर करते हैं, वान डेर वाल्स, तो ये सबसे ज्यादा हो गई, ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन वापस आ रहा, देखिए, लार्जेस्ट कोवेलेंट रेडियाई शोन बाय, सेम डेटा, कुछ नहीं है, तो इस बार आंसर कौन सा होगा, Na, because this time you have to take covalent radii for argon also. Why?
तो आप तो अभी कह रहे थे, हम तो अभी कह रहे थे कि आर्गन के लिए तो अपन वंडर वाल रेडियस मेजर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आर कोवेलेंट फॉर आर्गन वी कैन कैलकुलेट बाय आर वंडर वाल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हमने कहा था ना कोवेलेंट का ऑलमोस्ट डबल होती है। तो आप इस तरह से क्या कर लीजिए, वंडर वाल रेडियस मेजर होगी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तब तो बहुत कम हो जाएगी ना, तो तब आप आराम से कैलकुलेट। तो पर्टिकुलर अगर कोई पूछता है कोवेलेंट वंडर वाल भी पूछे तो आंसर हमेशा क्या होगा, सोडियम, क्योंकि पर्टिकुलर लेंथ पूछेगा जब तो वही होगा। लेकिन एटॉमिक रेडियस पूछ दिया देन यू हैव चांस, तब आप क्या कर सकेंगे, जिसके लिए जो भी मेजर कर सकते हैं वो कर पाएंगे। दोनों क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से डिफरेंशिएट कर लेना, ओके। नेक्स्ट, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इन। ठीक है बच्चों, एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस के लिए क्या माना गया है कि जिसकी एटॉमिक रेडियस मेजर करनी होती है उसी एलिमेंट के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, उससे ही कर सकते हैं अपन। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड NH3 में तो है नहीं, N2 में भी नहीं है, देखो ट्रिपल बॉन्ड है, N2O में भी नहीं है, इस तरह का बॉन्ड होता है, N2H4 इसमें है, देखिए हाइड्रोजन होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। तो जब भी कोई पूछे कि कौन सी की एटॉमिक रेडियस किसमें एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो जस्ट आप ये देखिए कि उसी एटम के साथ सिंगल बॉन्ड किसमें बना हुआ है, बस यही करना होता है। नेक्स्ट देखिए, सेम क्वेश्चन मैंने वापस पूछा O के लिए, तो O2 होगा क्या आंसर, क्यों नहीं होगा, बिकॉज O है, H2O में 2 O ही नहीं है, O3 में भी नहीं होता है, लेकिन H2O2 का ये ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है, तो यहां पर O सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम H2O2 को टिक कर देंगे। हाइड्रोजन आता है तो H2 ही आता है, ओके। हाईएस्ट आयनिक रेडियस ऑफ मैग्नीज इज ऑब्जर्व्ड इन, यहां पे देखिए सब मैग्नीज है सब में, तो आप क्या निकालेंगे इसमें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +7 +6 +3 एंड +4। तो हमने क्या बोला था, रेडियस क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पॉजिटिव जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, तो आपको कोई पूछे बेटा कि Mn3+ है, Mn4+ है, Mn6+ है और Mn7+ है, किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो नेचुरल है, जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेडियस क्या होती जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। समझ रहे हैं बात को बिल्कुल। लार्जेस्ट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड इन, हाइड्रोजन की लार्जेस्ट किसमें होगी, तो H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट 0, इसमें क्या होती है +1, H2O2 में भी क्या होती है +1, लेकिन सोडियम हाइड्राइड में क्या होती है -1। तो जिसके अंदर जितनी कम होती है उतना ज्यादा होती है ना, तो माइनस में है तो उसकी लार्जेस्ट होगी हमेशा, जितना माइनस में होगी उतना ही साइज बड़ी होगी, जितना प्लस में होगी उतना साइज क्या होगी, कम होगी। ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं इसके लिए जो आपको पढ़ के आने करने सॉल्व, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, इसके आगे आयनाइज एंथैल्पी और उनको लेंगे। कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक की आयनिक रेडियस मैंने आपसे पूछी है, देखता हूं, मैं जानना चाहता हूं कि जेड इफेक्टिव के बेस पे आप इसको सॉल्व कर पाते हैं क्या। आपको ये क्वेश्चन दिए गए, इनको आप सॉल्व कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के 3 वीडियो बनाए हैं मैंने, तो एक में ये अपना कंप्लीट हो गया। बहुत आराम से काम करिए, और जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनको बहुत अच्छे से कर लीजिए बस। थैंक यू वेरी मच।